नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अतुल बैग व्यापार चैनल पे। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस ग्राफोथेरेपिस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है मिस्टर नवीन तोष्णीवाल। वैसे तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, बट एज ए हॉबी ये ग्राफो एनालिसिस और ग्राफोथेरेपी करते हैं। तो आज इसके बारे में हम और जानेंगे। और जिससे पहले कि हम अपना डिस्कशन चालू करें, हम उनको वेलकम करते हैं। नमस्ते आप सबको। होप आप लोग सब अच्छे होंगे अभी। वेलकम एंड नमस्कार नवीन जी। सब कुछ बढ़िया चल रहा है और हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने इनको इंट्रोडक्शन दिया था। और आज हम इनको बताना चाहते हैं कि कैसे ये ग्राफो एनालिसिस काम करता है और कैसे एक किसी व्यक्ति का एक कैरेक्टर आप पता लगा सकते हैं। तो इसके बारे में आज हमारे दर्शकों को बताइए कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। और मेरे ख्याल से ये इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा काम करता है, तो उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन दीजिए आप। देखिए क्या है जो एनालिसिस होता है पर्सनालिटी या कैरेक्टर का, वो हैंडराइटिंग के स्ट्रोक से होता है। कई लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जब जल्दी लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग अलग है, या धीरे लिखते हैं या हमारा मूड अलग है तो हमारी हैंडराइटिंग चेंज होती रहती है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, ऊपर ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसके अंदर जो है कुछ डिफरेंस या चेंज है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनालिसिस जो है हैंडराइटिंग के स्ट्रोक से होता है। वो स्ट्रोक्स आपके वही रहेंगे, आप चाहे हड़बड़ी में लिखिए, जल्दी लिखिए, अच्छे मूड में लिखिए, खराब मूड में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो एनालिसिस होता है वो हमेशा हैंडराइटिंग के स्ट्रोक्स से होता है। जैसे आपने टी किस तरह बनाया है, वाई किस तरह बनाया है, ओ किस तरह बनाया है, एम कैसे बनाया है, या कैपिटल लेटर्स कैसे हैं, हैंडराइटिंग की स्लांट कैसी है, उन सब चीजों से डिटेल में एनालिसिस होता है। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में सब अंग्रेज़ी जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आप इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन करिए। जैसे आपने टी का उदाहरण दिया एक, तो ये बताइए कि जो ग्राफो एनालिसिस है ये किसी और भाषा में भी किया जा सकता है या सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा में ही किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत वैलिड अच्छा सवाल है आपका। देखिए एनालिसिस जो है वो हैंडराइटिंग के स्ट्रोक से होता है। आप किसी भी भाषा में लिखें, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जापानीज हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो, आपके स्ट्रोक्स आ जाएंगे हैंडराइटिंग में, और उससे एनालिसिस अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है अपनी पर्सनल नॉलेज का, अपनी पर्सनल आपने क्या सीखा है, कैसे एनालिसिस करना सीखा है। तो हमारी जो पर्सनल नॉलेज है वो एनालिसिस इंग्लिश भाषा में ही है, क्योंकि हमने स्टडी उसी लैंग्वेज में किया है। अच्छा, इंग्लिश के अलावा क्या है, किसी भी भाषा में अगर एबीसीडी हो, जैसे जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, जिस भी लैंग्वेज में एबीसीडी आता हो, वो एनालिसिस हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एनालिसिस किसी भी भाषा में पॉसिबल है, बस उसको नॉलेज होनी चाहिए, उस भाषा के स्ट्रोक्स को आइडेंटिफाई करके उसका एनालिसिस करना। तो ये हम लोग जो है जो एनालिसिस करेंगे वो स्ट्रोक से करेंगे। पर्सनली हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो एबीसीडी के एनालिसिस में है। तो ये जैसे आपने बताया कि जो आप जो एनालिसिस करते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो आप उसे अंग्रेजी भाषा में लिखने को कुछ बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ग्राफो एनालिसिस है वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही होता है, वो किसी भी भाषा में हो सकता है। तो इसके लिए आप, अगर आपको इसके बारे में पता हो कि अगर एक पर्टिकुलर भाषा के अंदर हम अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे फर्ज करें हिंदी में करना चाहते हैं, तो इसमें कितना समय लगेगा एक एक एक्सपर्ट को? जैसे आप एक्सपर्ट हैं अंग्रेजी भाषा में, तो अगर किसी को हिंदी में ग्राफो एनालिसिस करना है तो उसको कितना समय लगेगा ये स्किल
को एक्वायर करने में? देखिए, वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। हम लोग ने सीखने में बहुत टाइम लगाया, अभी भी सीख ही रहे हैं। कुछ ना कुछ नए स्ट्रोक्स और नए एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो सीखना तो देखिए एक जीवन भर का प्रोसेस है। लेकिन अगर हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बुक या किताब नहीं है जो हिंदी में हैंडराइटिंग एनालिसिस सिखाता हो। अगर कोई नॉलेज में आएगी तो हम शेयर जरूर करेंगे। अभी जो हमने स्टडी किया है वो तो एम एन बंकर की बुक है, जो अमेरिका में पब्लिश हुई थी बहुत सालों पहले। कम से कम 50-60 साल पहले वो पब्लिश हुई थी। उससे हमने सीखा है, बहुत अच्छी बुक है। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि इंग्लिश के लेटर्स से किस तरह से हैंड राइटिंग एनालिसिस परफेक्टली किया जा सकता है। नवीन जी, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से जुड़ा हूँ। और हमने ये अक्सर देखा है कि जो हैंड रिटन स्टब्स होते हैं उसको डेटा में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि भाई हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है जो आइडेंटिफाई करता है हैंड राइटिंग और उसको आइडेंटिफाई करके टेक्स्ट में लिख देता है, वो टेक्नोलॉजी कम से कम 20-25 साल पुरानी है। लेकिन हमने ये देखा है कि हर एक का लिखने का स्टाइल इतना अलग होता है कि कोई भी सिस्टम कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो उसको एग्जैक्टली पढ़ नहीं सकता है। तो जैसे आपने बोला कि आपने बहुत दिनों तक इसमें तपस्या की, आपने इसमें काफ़ी पढ़ाई की, और तब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ है, और आप अभी बोल रहे हैं कि अभी तक आप और जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ आती है ये कला, जिससे आप हैंडराइटिंग से एक व्यक्ति का एक कैरेक्टर निकाल सकते हो। क्योंकि अब जैसे आप उदाहरण देंगे मेरे ख्याल से, जो टी का है, तो टी में आप बहुत तरीके के आप स्लांट्स लगा सकते हो। तो कैसे काम करता है ये हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कैसे पता लगाते हैं थोड़ा बहुत, कि जैसे टी है या कोई अल्फ़ाबेट है, उसको देख के आप उस व्यक्ति का कैरेक्टर के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? हम्म। थोड़ा एक आपको हम चार्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उससे एक आइडिया लग जाएगा। देखिए, ये एक चार्ट हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए स्लांट दिखाता है हैंडराइटिंग का। ये ये एक हमने चार्ट बनाया है जिसमें जितना राइट स्लांट होता है उसका मीनिंग अलग होता है। आप देखिए, जैसे ये राइट राइट स्लांट हैंडराइटिंग है, ये सीधी हैंडराइटिंग है, ये लेफ्ट स्लांट हैंडराइटिंग है। राइट स्लांट हैंडराइटिंग दिखाता है कोई पर्सन जो बहुत अपने इमोशंस को दिखाता है, और शेयरिंग वो इजीली करता है। उसके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उसको वो अच्छे से शेयर करता है। स्ट्रेट हैंडराइटिंग का मतलब है कि वो कंपोज है और अपने फीलिंग्स को जल्दी से नहीं दिखाएंगे। इसका एक पॉजिटिव एंगल भी है, जो आदमी कंपोज होता है वो किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में हड़बड़ाएगा नहीं, ठंडे दिमाग से उसको हैंडल करेगा। लेफ्ट स्लांट हैंडराइटिंग दिखाता है पर्सन जो बहुत सोच समझ के अपने फीलिंग्स दिखाता है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उसको इंट्रोवर्ट, मतलब अपने आप में ही रहता है, वो अपने जल्दी से फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस नहीं करता है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये किस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं। ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं, वो हम लोग धीरे धीरे अपने प्रोग्राम्स में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। बहुत बढ़िया। आई थिंक आपने एक स्नीक पीक दिया हमको, और इससे पता चलता है कि हैंडराइटिंग देख के ही, जैसे आप हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं, तो आप किसी की हैंडराइटिंग अगर देखें अगर, तो वो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति किस किस्म का है, और इसमें क्या करेक्शन की ज़रूरत है। और ये टाइप्ड मटेरियल पे काम नहीं करता है। ऐसा है ना, कि आपको हैंडराइटिंग पे ही काम करना पड़ेगा। ये भी आपको क्लैरिफाई करना चाहिए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये एनालिसिस जो है ये पहला प्रोसेस है जिसमें आपका व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का अच्छा पूरा डिटेल में विस्तार में एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद में जो मेन स्टेप है आपके सुधार का। अगर आपका एनालिसिस कर लिया और सुधार पे काम नहीं किया तो उसमें फायदा क्या हुआ। आपको जैसे बता दिया कि आप बहुत क्रिएटिव हैं लेकिन अपनी क्रिएटिविटी काम में नहीं ले रहे,
या फिर आप बहुत एम्बिशियस हैं लेकिन आपके लॉन्ग टर्म गोल जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, या फिर आप बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन आपको अपने आप की ही काबिलियत पे डाउट है, तो आप कोई काम शुरुआत नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते, उसमें आपको डाउट रहता है हमसे होगा कि नहीं होगा। तो ये आइडेंटिफाई करना, इसका मालूम करना हैंडराइटिंग से, ये एक चीज है। और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर हम लोग अपने आप में सुधार कैसे करें, वो थेरेपी वो सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर थेरेपी को हम लोग ने नहीं किया तो आपके अंदर सुधार या इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, बदलाव कैसे आएगा। तो ये थेरेपी जो है वो एनालिसिस के बाद होता है, और वो हमेशा एक आदमी तो आदमी वेरी करेगा, अलग रहेगा, क्योंकि हर आदमी का पर्सनालिटी अलग है। तो उसकी थेरेपी उसके ट्रेट्स जो एनालाइज हुए हैं उसके हिसाब से ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जनरल में बोल दिया कि भाई सबको ये स्ट्रोक दे दिया तो इससे फायदा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। डिटेल एनालिसिस के बाद में, उसके बाद में थेरेपी के लिए 1-to-1 बेसिस पे इंडिविजुअल थेरेपी प्रिस्क्राइब की जाएगी। नवीन जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारी हैंडराइटिंग होती है, ये एक तरह का गॉड गिफ्ट होता है। ये अपने आप ही इवॉल्व होता है, और हमारे टीचर या हमारे जो माता पिता हैं उनका उसमें कोई योगदान नहीं होता। हम लिखते लिखते अपनी हैंडराइटिंग खुद बनाते हैं, और इस वजह से हैंडराइटिंग हर एक की अलग होती है। तो अब आप बोल रहे हैं कि जब एनालिसिस करके आप ये बताएंगे कि अगर आप कुछ स्ट्रोक अपने चेंज करें, तो ये कितना मुश्किल होता है किसी इंसान के लिए, और कितना जल्दी इसमें अडेप्टेबिलिटी होती है कि कौन कौन कितना जल्दी इसको चेंज करते हैं। क्योंकि हम तो बचपन से लिखते आ रहे हैं, और वो जो हैबिट हमारी पड़ी हुई है उसको चेंज करना तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आपका क्या विचार है इस बारे में? देखिए, हम लोगों को स्कूल में सबको एक तरह से लिखाना सिखाया जाता है। एम ऐसे लिखो, ए ऐसे लिखो, टी ऐसे लिखो, वो हम लोग शुरू में लिखते ही हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, अपने पर्सनालिटी या कैरेक्टर के हिसाब से वो स्ट्रोक्स जो हैं वो चेंज होने लगते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जैसा टीचर ने लिखाया है हम लोग वैसा ही कंटिन्यू करते रहेंगे। अपने कैरेक्टर या पर्सनालिटी के हिसाब से वो स्ट्रोक्स चेंज हो जाएंगे। यही एक कारण है कि जो भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो 13 या 14 साल के ऊपर उम्र ही हो सकता है। उससे छोटे बच्चों का एनालिसिस संभव नहीं है, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग जैसा सिखाया जाता है वैसा वो लिखते हैं। माइंड के हिसाब से स्ट्रोक्स आपके सेट होंगे 13 या 14 साल के ऊपर। तो हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो इस उम्र के ऊपर करेंगे, तब तक आपकी हैंडराइटिंग या स्ट्रोक्स आपके पर्सनालिटी के हिसाब से करीब करीब सेट हो जाएगा। ये आपने बहुत ही ज़रूरी बात बताई, बिकॉज इससे क्लैरिटी आती है कि भाई किस इंसान को अपनी ग्राफोथेरेपी करा के और ग्राफो एनालिसिस करा के ग्राफोथेरेपी करानी चाहिए। और आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि ये, जैसे आपने कोई स्ट्रोक करेक्शन के लिए बोला कि भाई ये आप करेक्ट करिए जिससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी या आपका एटीट्यूड चेंज होगा, तो उसमें कितना समय लगता है ऑन एन एवरेज? आप तो बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बट आपके हिसाब से कितना समय लगता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रोक को ठीक करें? आपके हिसाब से कितना समय लग जाता है? देखिए, इसका जो थेरेपी का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। आपको जो भी स्ट्रोक्स चेंज करना है, जहां भी आपको अपने अंदर सुधार लाना है, वो पर्टिकुलर स्ट्रोक को चेंज करके आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है। सिर्फ 5 मिनट रोज। देखिए, हम 5 मिनट पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग का लिखना बहुत कम हो गया है। हम लोग सब कंप्यूटर पे और एसएमएस और व्हाट्सएप यही सब में लगे हुए हैं, तो उसमें टाइपिंग का ही काम है, कहीं पर कोई लिखने का काम कम रह गया है। तो इसमें लोगों को कई बार जोर आता है ये सोच के कि हम लिखेंगे कैसे। ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, और जनरली 3 हफ्ते के अंदर आपको वो आपका रिजल्ट दिखने लगेगा। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा, और आपको खुद को महसूस होने लगेगा। आपके अंदर जो चेंजेस जिसके लिए आप काम कर रहे थे वो आपको खुद को दिखने लगेंगे, महसूस होने लगे।
तो 3 हफ्ते में और ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते में ये थेरेपी का प्रोसेस पूरा हो जाता है। वैसे आपने जो ये बात कही एकदम सही है। 3-4 साल पहले हम जैसे लोग हैं वो कभी 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 चेक पे लिखा करते थे अमाउंट, और अपने साइन भी किया करते थे। और जब से डिजिटल बैंकिंग आया है तो हमारा साइन करना भी बंद हो गया है। अभी तो हम साइन भी नहीं करते हैं और चेक भी नहीं भरते हैं। तो लिखने का तो मतलब आजकल कितना रिवाज कम हो गया है। तो तो अगर 5 मिनट अगर कोई इंसान लिखे तो उसकी हैंडराइटिंग चेंज हो सकती है, और हैंडराइटिंग चेंज होने के साथ उसका व्यक्तित्व भी चेंज हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया कि ये ग्राफोथेरेपी कैसे काम करता है। और आपसे हम अगले दफ़ा कुछ और इसके बारे में पता करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवीन जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आप इससे आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं इस साइंस के थ्रू, या अपने व्यक्तित्व को या अपने लीडरशिप क्वालिटी को उभारना चाहते हैं, तो आप हमारे को ईमेल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मिस्टर नवीन तोष्णीवाल से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो उनका आपको डिटेल्स मिल जाएगा इंटरनेट पे। अगर आप हमको ईमेल भेजेंगे तो हम आपसे कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मिलूँगा। धन्यवाद।